यस, आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि एक तार से M1 द्रव्यमान लटकाने पर उसकी लंबाई L1 और M2 द्रव्यमान लटकाने पर उसकी लंबाई L2 नापी जाती है, तो उस तार की वास्तविक लंबाई क्या होगी। मेरे पास एक तार है यहाँ पे, ये फर्स्ट केस के अंदर, जिसमें इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है, इसकी जो लंबाई है वास्तविक लंबाई वो L है, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A है यहाँ का। ठीक है, अब मैंने M1 द्रव्यमान लटकाया तो ये L1 लंबाई, इसकी टोटल लंबाई L1 प्राप्त हुई, और M2 द्रव्यमान लटकाया तो मेरे पास टोटल लंबाई L2 प्राप्त हुई। देखिए, अब आपको पूछा है, ये आपको दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है कि M1 पर L1 है और M2 पर L2 है, तो L कितना है ये आपसे पूछा गया है कि ये जो L है ना, आपने यहाँ पे जो लिखा है ना, वो L कितना होगा। क्लियर। देखिए, हम लोग किसी तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक की अगर बात करें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, किसी तार के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की अगर बात करें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है y बराबर प्रतिबल बटे विकृति। y बराबर होगा प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, और यहां से इसको मैं लिख सकता हूं बल F बराबर YA अपॉन L इंटू डेल्टा है। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स, उसके ऊपर जो फोर्स लगा है वो, ये उस तार का बल नियतांक, और ये उस तार में उत्पन्न विस्तार। तो किसी भी तार के लिए ये जो बल नियतांक है वो डिपेंड करता है उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक पे, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, और उसकी प्रारंभिक लंबाई पे। उसकी अंतिम लंबाई कितनी है, या उस पर कितना भार लटकाया है, या उस पर कितना बल लगाया है, इस पे बल नियतांक की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब किसी तार के लिए ये जो बल नियतांक है, बल नियतांक, ये किसी तार के लिए नियत राशि है। ये किसी तार के लिए नियत राशि है। तो बल नियतांक किसी तार के लिए नियत राशि है, तो यहां से बताओ बल नियतांक बराबर क्या है। तो यहां से बल नियतांक YA अपॉन L बराबर है अप्लाइड फोर्स अपॉन उसकी लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर एक नियतांक राशि है तो आप F1 फोर्स लगाओगे तो लंबाई में परिवर्तन L1 डेल्टा L1 होगा, और F2 फोर्स लगाओगे तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L2 होगा। फोर्स ज्यादा लगाओगे तो लंबाई में परिवर्तन ज्यादा होगा, फोर्स कम लगाओगे तो लंबाई में परिवर्तन कम होगा, यानी फोर्स अपॉन लंबाई में परिवर्तन कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यहां से ये बराबर नियतांक है, तो ये बराबर नियतांक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं F1 अपॉन डेल्टा L1 इज इक्वल टू F2 अपॉन डेल्टा L2। ओके, तो आपने फर्स्ट टाइम फोर्स लगाया M1G, फर्स्ट टाइम फोर्स कितना लगाया M1G, और लंबाई में परिवर्तन हुआ, टोटल लंबाई कितनी है L1, और थी कितनी माना L, तो परिवर्तन कितना हुआ L1 माइनस L, तो दिस इज L1 माइनस L। ठीक है, इधर दोबारा फोर्स लगाया आपने M2G, और लंबाई में परिवर्तन हुआ L2 माइनस L। ठीक है, और यहां से आप इजीली L कैलकुलेट कर सकते हो। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया M1, ये देखिए G से G कैंसिल हो जाए, ये G से G कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें M1 L2 माइनस M1 L इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें M2 L1 माइनस M2 L। ओके, और इसको उधर भेजें और उसको इधर लाएं, तो यहां से ये इधर जाते ये क्या बनेगा, देखें ये उधर जाते ये बन जाएगा M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 इंटू L इज इक्वल टू, ये उधर जाते ही ये इधर आएगा, तो ये रहेगा M1 L2 प्लस
नहीं माइनस, ये माइनस है, इधर आते ही माइनस M2L1 और फाइनली आपका जो L आ रहा है वो L बराबर हो जाएगा M1L2 माइनस M2L1 अपॉन M1 माइनस M2। क्लियर? दिस इज फाइनल आंसर। ये आपकी इनिशियल लंबाई है। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन था कि एक तार है जिसकी लंबाई पता नहीं क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट पता नहीं क्या है, उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक पता नहीं क्या है, उससे M1 द्रव्यमान लटकाते हैं तो इसकी लंबाई प्राप्त होती है L1 और उससे M2 बार लटकाते हैं तो इसकी लंबाई प्राप्त होती है L2। ठीक है? तो आपको पूछा है कि वास्तविक लंबाई क्या होगी, तो हमने इस फॉर्मूले से वास्तविक लंबाई कैलकुलेट कर ली। ये जो प्रोसीजर है इस प्रोसीजर से वास्तविक लंबाई कैलकुलेट कर ली। प्रोसीजर क्या है? ये हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक से प्रोसीजर देखा तो हमने ये देखा किसी तार के लिए बल नियतांक है वो एक नियत राशि है जो डिपेंड करती है उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक पे, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे और उसके प्रारंभिक लंबाई पर। ठीक है? अब आप बल ज़्यादा लगाओगे तो विस्तार ज़्यादा उत्पन्न होगा और बल कम लगाओगे तो विस्तार कम उत्पन्न होगा, यानी बल और विस्तार का अनुपात नियतांक होता है हमेशा हमेशा के लिए। क्लियर? तो इसे आप नोट करें। यस, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि किसी तार की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके त्रोटन बल और त्रोटन प्रतिबल किस प्रकार प्रभावित होंगे। ठीक है? तो पहली बात तो त्रोटन प्रतिबल है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता, उनकी विमाओं पर निर्भर नहीं करता, उनकी लंबाई पर, उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उन पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि वो पदार्थ कौन सा है, वो कितना भार सहन करने की सामर्थ्य वाला पदार्थ है, इस बात पर डिपेंड करता है, वो इनकी विमाओं पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? अब बात करें त्रोटन बल की, तो हम लोग जानते हैं कि किसी पदार्थ पर आरोपित बल, किसी तार पर आरोपित वह बल जिसके कारण उसमें उत्पन्न प्रतिबल त्रोटन प्रतिबल के बराबर हो जाए और जिससे वो टूट जाए, वो बल त्रोटन बल कहलाता है। तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा बल बटे एरिया, that should be less than equal to P naught, that is त्रोटन प्रतिबल। त्रोटन प्रतिबल ये किसी पदार्थ के लिए कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रोटन यहाँ उस पे आरोपित जो बल है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट इंटू ए। और अगर ये बल इसके बराबर हो जाए तो F इज इक्वल टू P नॉट इंटू ए, दिस इज त्रोटन बल। ये कौन सा बल हो जाएगा? त्रोटन बल। वैसे किसी तार पर लटकाया जा सकने वाला बल वो और अनुप्रस्थ काट का अनुपात है वो लेस देन होना चाहिए त्रोटन प्रतिबल के, और ये ज्यादा से ज्यादा बल है वो इसके बराबर हो सकता है। जो मैक्सिमम बल जो किसी तार से लटकाया जा सकता है वो बल कहलाता है त्रोटन बल। ठीक है? तो इसकी जो वैल्यू है वो P नॉट इंटू ए पे डिपेंड करती है। तो यहां से F की जो वैल्यू है वो P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, आर उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की त्रिज्या है और पाई और P नॉट क्या हो गया? कांस्टेंट। P नॉट पहले ही हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो यहां से किसी तार पर लटकाया जा सकने वाला भार है वो समानुपाती होता है त्रिज्या के स्क्वायर के। तो आपने त्रिज्या क्या कर दी? दुगुनी कर दी। त्रिज्या दुगुनी कर दी तो उस पर 4 गुना ज्यादा भार लटकाया जा सकता है। इसका मतलब त्रोटन बल 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ त्रिज्या दुगुनी करने पर आर के दुगनी होने पर, आर के दुगने होने पर त्रोटन बल 4 गुना बढ़ जाता है। बात समझ आई? तो आप किसी तार से पहले आप 10 न्यूटन का भार लटका सकते हो और अब उसकी त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उस पर 40 न्यूटन का भार लटकाया जा सकता है। इसका मतलब मोटा तार है तो वो ज़्यादा भार उठाने में समर्थ होगा और पतला तार है तो वो कम भार उठाने में समर्थ होगा। क्लियर? ये बात समझ में आई होगी आपको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें बोला कि एक इस्पात की छड़ की त्रिज्या 10 mm है और इसकी लंबाई 1 मीटर है। छड़ का एक सिरा दृढ़ आधार से संयोजित करके दूसरे सिरे पर 100 किलो न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है। तो छड़ में उत्पन्न प्रतिबल, विस्तार, विकृति आदि की गणना करनी। क्लियर?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं प्रतिबल की बात करूं, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले प्रतिबल की अगर मैं बात करूं तो प्रतिबल हो जाएगा आपके पास P = F/A। F कितना है? 100 किलो न्यूटन, तो 100 × 10³ और A पाई r², तो r की जगह 10 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ऊपर की तरफ 10⁵ और बटे में ये हो जाएगा पाई × 100 × 10⁻⁶ ठीक है। तो यहाँ से ये 2 से 10⁵ 3 बार कैंसिल होगी और ये 10⁶ ऊपर जाएगी तो 9। तो फाइनली आपका प्रतिबल आएगा 1/पाई × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका प्रतिबल आ गया। इसको आप आगे और सॉल्व कर सकते हैं। आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक से विकृति की अगर मैं बात करूं, सेकंड में विकृति की बात करता हूं, थर्ड डायरेक्ट ठीक है। तो हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक से y = हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। तो विकृति बराबर हो जाएगी प्रतिबल बटे y। ये प्रतिबल हो गया, प्रतिबल बटे y। प्रतिबल अपने पास आ गया 1/पाई × 10⁹ अपॉन y अपने को दिया गया है 2 × 10⁻11 ठीक है। तो यहाँ से ये 10⁹ से 10⁻11 10⁻2 रह गई ठीक है। और ये 1/2 पाई और 2 ऊपर जाएगा, तो दिस इज 1/2 पाई × 10⁻²। कोई मात्रक नहीं है इसका विकृति का ठीक है। नेक्स्ट विस्तार की अगर बात करूं, नंबर सेकंड, तार में कितना विस्तार उत्पन्न होगा उसकी अगर मैं बात करूं तो विकृति = आपको दी हुई है 2 पाई × 10⁻² और विस्तार की बात करूं तो विस्तार = 2 पाई × 10⁻² × L। L कितना है आपका 1 मीटर, तो यहाँ से विस्तार आ जाएगा 1/2 पाई × 10⁻² × 1 मीटर ठीक है। तो दिस इज डेल्टा L = 1/2 पाई सेंटीमीटर ठीक है। ये विस्तार आ गया, ये डेल्टा L/L ये आपकी विकृति आ गई और ये आपका प्रतिबल आ गया। क्लियर? तो ये तीनों क्वेश्चन, तीनों डाटा आपको कैलकुलेट कर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक स्टील और एक तांबे के तार है दो, जिनकी लंबाइयां तांबे के तार की लंबाई 2.2 मीटर और स्टील के तार की लंबाई 1.6 मीटर है तथा इन दोनों का व्यास समान है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है। ये मान लो तांबे का तार है, ये तांबे का तार है और ये स्टील का तार है ठीक है। इसकी लंबाई 2.2 मीटर है और इसकी लंबाई 1.6 मीटर है और दोनों तारों का व्यास समान है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी A ठीक है। इन दोनों तारों को परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित किया और श्रेणी क्रम में संयोजित करके इससे M द्रव्यमान लटकाया और इस M द्रव्यमान लटकाने से इन दोनों तारों में मिला करके कुल जो विस्तार उत्पन्न हुआ है वो 0.7 mm उत्पन्न हुआ ठीक है। यानी दोनों तारों में मिला करके कुल विस्तार, यानी पहले तार में डेल्टा L1 और दूसरे तार में डेल्टा L2 और टोटल 0.7 mm को मीटर में बदला 10⁻³ मीटर। क्लियर? इतना टोटल विस्तार उत्पन्न हुआ। देखिए यहाँ तो पूछा आपको कि अगर ऐसा है तो इस M द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी आपने जो ये द्रव्यमान लटकाया है वो कितना है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको दिया हुआ है कॉपर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक और स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्लियर? अब देखें, सबसे पहली बात कि तारों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, ए दोनों का समान है और श्रेणी क्रम में होने के कारण इनमें T भी समान होगा, यानी तनाव भी समान होगा। और
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और तनाव दोनों जगह अगर इस तार में और इस तार में समान है तो डेफिनेटली इन दोनों को मिला करके मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि प्रतिबल, दोनों तारों में प्रतिबल समान होगा। प्रतिबल दैट इज T अपॉन ए, प्रतिबल ब्रैकेट में लिख सकता हूं T अपॉन ए। पहले में T और पहले का A और दूसरे में T और दूसरे का A आपस में बराबर है तो प्रतिबल भी समान होगा, समान होगा। क्लियर? ये इनसे आया। ठीक है, अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा L1 और डेल्टा L2 के हिसाब से m द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है और क्या क्या हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम लोग किसी तार के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक से अगर अपन बात करें तो किसी तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन विकृति। ठीक है, यहां से मैं अगर विकृति की बात करूं तो विकृति इज इक्वल टू हो जाएगी ये फोर्स अपॉन एरिया, प्रतिबल मेरे लिए यहां समान है, प्रतिबल मेरे लिए यहां पे समान है और दैट इज P। कितना है? P। तो P अपॉन y लिख सकता हूं, इसको मैंने लिख दिया P और y इधर बटे में गया तो मैं यहां से डेल्टा L को लिख सकता हूं P अपॉन y इंटू L। ठीक है, और यहां से मैं डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 को लिख सकता हूं। देखिए P तो चेंज होगा नहीं, लंबाई और यंग प्रत्यास्थता गुणांक दोनों का चेंज होगा तो यहां से डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का रेशियो अगर निकालूं तो वो रेशियो आएगा, देखिए P तो कट जाएगा L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2, L1 अपॉन, क्योंकि डेल्टा L समानुपाती L के है तो L1 अपॉन L2 और व्युत्क्रमानुपाती Y के है तो Y2 अपॉन Y1। ठीक है, तो यहां से ये जो रेशियो आएगा डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 दैट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 कितना है? 2.2 मीटर। स्टील का तार पहले, कॉपर का तार पहले है तो उसका 2.2 और बाद में किसका? स्टील का, उसका 1.6। तो 2.2 अपॉन 1.6 यानी 22/16, ये हो गया 22/16 इंटू Y2 अपॉन Y1। Y2 स्टील के लिए है और Y1 कॉपर के लिए है तो ये 2 गुणा 10 की घात 11 और ये 1 गुणा 10 की घात 11 तो 10 की घात 11 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2/1। बात समझ में आ गई? ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा 22 इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं, ये 2 से ये कैंसिल हो गया 11/4, 11/4 ये L1 अपॉन L2 आया। तो यहां से L1 आपका आया, डेल्टा L1 आपका आया 11/4 डेल्टा L2। ठीक है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को यूज करके हम लोग डेल्टा L1 या डेल्टा L2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू कैलकुलेट करके वापस यहां आएंगे और यहां से फिर से हम लोग इस m द्रव्यमान के बारे में सोचेंगे कि m द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहां तक आप पहले नोट करें फिर और आगे बढ़ेंगे। यस, यहां तक नोट करने के बाद में आप इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को यूज करें, वहां से डेल्टा L1 की वैल्यू इसमें पुट करें तो डेल्टा L1 की जगह मैं लिख देता हूं 11/4 डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल टू ये हो गया 7 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, और यहां से डेल्टा L1 कॉमन आ गया। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 15/4। पहले डेल्टा L2 कॉमन आया तो 11/4 प्लस 1 4 प्लस 11 15, 15/4 डेल्टा L2 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की घात -4। और यहाँ से जो डेल्टा L2 की जो वैल्यू आई है वो डेल्टा L2 की वैल्यू आएगी 7 इंटू 4/15, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10 की घात -4, ये डेल्टा L2 आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे
इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन कहती है कि y बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल इनटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल इधर ले आए तो ये हो जाएगा बल बटे वाई ए, और डेल्टा एल आपका हो जाएगा यहां से, देखिए डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू, यहां से आप f बराबर ही निकाल लो ना। f बराबर, बताओ f बराबर क्या आएगा? यहां से f बराबर आ जाएगा वाई ए अपॉन एल, दैट इज बल नियतांक इनटू डेल्टा एल। f मेरे पास इस तार में और इस तार में समान है mg बराबर y, ये डेल्टा L2 नीचे वाले तार का, तो सारे इंफॉर्मेशन नीचे वाले तार की लेंगे, तो ये हो जाएगा y2 a समान है L2 डेल्टा L2, क्लियर। और यहां से m कैलकुलेट करना है तो आपका m आ जाएगा y2 पाई r2 स्क्वायर L2 अपॉन L2 इंटू जी, ये आपका द्रव्यमान आ गया। ठीक है, अब अपन इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं बस। m इज इक्वल टू y2, 2 स्टील है ये रहा, तो y2 हो जाएगा आपका 2 गुणा 10 की घात 11 इंटू पाई 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर। व्यास दिया हुआ 3 mm, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू ये L2, तो ये शायद उधर विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसको यहाँ तक आप नोट करें, फिर इसको मैं इधर लिखता हूँ। ये भी नोट कर लें। तो आपके पास m का फॉर्मूला था, m इज इक्वल टू y2 पाई r2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा L2 अपॉन L2 इंटू जी। वैल्यू पुट करें सब में। y2 की जगह 2 गुणा 10 की घात 11 22 बटा 7 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर हो गया, इंटू डेल्टा L1 आपका कितना आया था 4 इंटू 7 बटे 15 इंटू 10 की घात -3 अपॉन L2 कितना है 1.6 जी 10 ले लेते हैं। क्या क्या कट रहा भाई, 7 से 7 गया, ये इसको आप लिख सकते हो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6, ये इसकी जगह लिखा आपने। तो ये पॉइंट हटाया तो ये पॉइंट हट गया, और ये पॉइंट हटाया तो बटे में 1 10 और आ गया। ठीक है, अब 1 15 से 1 15 कट जाएगा, क्लियर। 10 की घात -6 और -3 9
और एक ऊपर जाएगी -10 -11, 10 की पावर सारी की सारी कट रही है। ठीक है, फाइनली क्या आ रहा है देखें, 2 से 8 बार और 22 से अगेन 4 बार। क्लियर? वो तो फाइनली आपका m आ रहा है, इधर से ये सब कुछ कट चुके हैं, 11 इंटू ये रहा 15 और इधर ये 4 से 4 कट कैंसिल हो रहा है, ये देखिए, तो बटे में कुछ भी नहीं, 11 इंटू 15, 11 इंटू 15 kg, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 165 kg। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर हुआ कि इतना द्रव्यमान आपने लटकाया। इसके अलावा आपको ये इस तार में कितना विस्तार हुआ अलग से ये भी पूछा जा सकता था, इस तार में कितना विस्तार हुआ ये भी पूछा जा सकता था, कुछ भी पूछने के लिए पूछा जा सकता था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन भी यहाँ पे आई थी, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन थी। क्लियर? यस, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी महासागर की गहराई लगभग 3 किलोमीटर है और महासागर की तली में पानी का भिन्नात्मक संपीड़न डेल्टा V/V ज्ञात करना है, और आपको दिया गया है कि महासागर के पानी का जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है B = इतना है। देखिए ये यहाँ पे जैसे मान लो ये कोई महासागर है, ठीक है, यहाँ पे ये वायुमंडलीय दाब है P0, और यहाँ से ये तली की जो गहराई है वो H = 3 किलोमीटर है, यानी 3 × 10³ मीटर। ठीक है, यहाँ पे जो दाब होगा वो दाब होगा P = P0 प्लस ρgh। किसी द्रव के अंदर, किसी ρ घनत्व वाले द्रव के अंदर, ρ घनत्व वाले द्रव के अंदर H गहराई पर जाते हैं तो सतह के दाब से इतना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दाब में परिवर्तन आया, दाब में परिवर्तन डेल्टा P = P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल ये है, तो इनमें से P0 को अगर घटाऊं तो सिर्फ ρgh रहेगा, तो दाब में परिवर्तन है ρgh। ठीक है, और ये जो ρgh है इसमें ρ पानी के लिए 1000 होता है, आपको पता होना चाहिए। पानी के लिए 1000 ρ की वैल्यू, पानी का घनत्व 1000 MKS पद्धति में और CGS पद्धति में 1, G की वैल्यू 10 और H की वैल्यू 3 × 10³ 3। तो फाइनली आपका जो दाब आया वो आया 3 × 10³ 3 3 6 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग, ये तो आया दाब परिवर्तन, दाब में परिवर्तन सतह से गहराई तक जाने में। ठीक है, तो आयतन प्रत्यास्थता से, आयतन प्रत्यास्थता से हम लोग क्या देखते हैं कि बल्क मॉडुलस होता है B = वो होता है डेल्टा P/- V डेल्टा V, या माइनस पूरा इधर ले आए। ठीक है, और यहां से आपको डेल्टा V/V कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। ठीक है, ये इसमें कमी हुई है तो भिन्नात्मक परिवर्तन माइनस में, तो ये माइनस उधर चला गया और ये हो जाएगा दाब में परिवर्तन बटा बल्क मॉडुलस। दाब में परिवर्तन है 3 × 10⁻7, 3 × 10⁻7, और बल्क मॉडुलस है आपका 2.1 × 10⁻9। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से कटेगा 0.7 बार, और ये 10 ये हो जाएगा 100। तो ये फाइनली आपका आया 1/70 डेल्टा V/V 1/70। माइनस का मतलब है ये कमी हुई है। ठीक है, तो प्रतिशत परिवर्तन अगर अपन यहाँ निकालें
तो भिन्नात्मक प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा V अपॉन V माइनस या कमी को शो कर रहा है इंटू 100 अगर मैं करूं तो इधर हो जाएगा 1/70 इंटू 100। ये हो जाएगा फाइनली आपके पास 10/7% या 7 एकम 7, 7 चौक 28, 728 और 7 त्रिक 21 लगभग इतना प्रतिशत भिन्नात्मक परिवर्तन हुआ आपका। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हुआ कि एक झील की या महासागर की तली में जाते हैं तो कैसे दाब बढ़ता है और दाब बढ़ने के साथ बल्क मॉडुलस दिया हुआ हो तो आयतन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हुआ आयतन प्रत्यास्थता पर।